आज की कहानी का शीर्षक है ज़रूरत का प्यार। मालती जी ने जब सुना कि बेटा किसी और लड़की से प्यार करता है तो उनके पैरों के तले की ज़मीन खिसक गई। सर पर हाथ रख कर उस पल को कोसने लगी जब लड़के को इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर भेजा था और रो रो कर अपने आप को दोष देने लगी। मैंने तो ऐसा कोई पाप नहीं किया था, सबके साथ अच्छा व्यवहार ही किया था। ये मुझे किस बात की सज़ा मिल रही है। प्रमोद जी भी उदास बैठे थे, तभी नारायण जी आए जो कि प्रमोद जी के पारिवारिक मित्र थे। उन्होंने प्रमोद जी से समझाते हुए कहा, देख प्रमोद, हमारा जमाना अलग था और अभी अलग, तो अपने आप को इस माहौल में ढालने की कोशिश करो, नहीं तो जिंदगी कष्टकारी हो जाएगी। क्या कर सकते हो अगर राहुल नहीं मान रहा है। तभी नारायण जी की बात को बीच में ही काटते हुए प्रमोद जी ने कहा, मैं जानता हूँ कि यह हमारा समय नहीं है जो बाबूजी की बातों और उनके सम्मान के लिए हम अपने आप को कुर्बान कर देते थे ताकि उनका सम्मान कम ना हो। अब ज़माना बदल गया है और अच्छा ही है। हम भी नहीं चाहते कि हमारी पसंद अपने बच्चों के ऊपर थोपें, तो दिक्कत क्या है। लड़की तुम्हारी जात की नहीं है, नारायण जी ने पूछा। तो प्रमोद जी बोले कि लड़की हमारी जात की नहीं होती तो भी चलती। ये लड़की अलग क्षेत्र की है जिसकी भाषा भी अलग है, रीति रिवाज संस्कार को वो नहीं जानती। हम उसके रीति रिवाज भाषा को नहीं समझते। क्या वो हमारे बीच सामंजस्य बिठा पाएगी। मेरी छोड़ो, मालती कैसे सामंजस्य बिठा पाएगी उसके साथ। यही सोचकर थोड़ी चिंता हो रही है। बेटी को ये समझ नहीं है कि शादी दो परिवारों के बीच होती है, ना कि दो लोगों के बीच। लेकिन आजकल तो बस पति पत्नी ही एक दूसरे को अपना समझते हैं, माता पिता के बारे में कोई नहीं सोचता। और भी बहुत सारी बातें हैं, बेटे को लेकर भी चिंता है जो वो अभी नहीं समझ पा रहा है। तो नारायण जी बोले, क्यों आप लोग उसे अपने रीति रिवाज बताइएगा, सीख जाएगी। आखिर तुम्हारे घर की बहू बनने जा रही है, तुम लोगों के साथ ही नहीं रहने वाली है। नहीं, रश्मि हमारे साथ नहीं रहेगी, वो भी जॉब करती है, प्रमोद जी ने कहा। फिर नारायण जी बोले, हाँ तो अब तुम लोग राहुल के साथ ही रहोगे ना, आखिर कब तक अकेले रहोगे। भाभी की तबीयत तो वैसे ही सही नहीं रहती है। हाँ, एक लंबी सांस भरते हुए प्रमोद जी ने कहा। राहुल को बहुत समझाया लेकिन कुछ परिणाम ना निकला। राहुल की जिद के आगे किसी की ना चली। प्रमोद जी और मालती जी ने बच्चे की जिद के आगे घुटने टेक दिए और उन दोनों का विवाह कर दिया। हुआ वही जिसका प्रमोद जी को डर था। कुछ महीने बाद दोनों ये सोचकर बेटे के घर गए कि अब बची खुची जिंदगी आराम से गुजारेंगे, बच्चों के साथ ही रहेंगे। लेकिन कुछ ही दिनों में बहुत कुछ देख लिया। रश्मि उनसे बात नहीं करती, बस अपने में लगी रहती। राहुल भी रश्मि की हाँ में हाँ मिलाता। दोनों ऐसे दिखाते कि उनके पास समय ही नहीं है। दोनों ही नहीं चाहते थे कि वो उनके साथ रहे। कभी पार्टी होती, माँ बाप के रहते शराब और कबाब का दौर नहीं चल पा रहा था। प्रमोद जी ने सोच लिया कि अब वो अपने घर ही रहेंगे। कम से कम दोस्त रिश्तेदार तो अपने हैं, जहाँ उनका अपना समाज है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन पता चला कि रश्मि गर्भवती है। मालती जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सारे मोहल्ले में उन्होंने मिठाइयाँ बांटी और प्रमोद जी से कहने लगी, जल्दी ही चलो, शुरू के 2-3 महीने देखभाल की ज़रूरत होती है। इस पर प्रमोद जी ने कहा, राहुल एक बार भी नहीं बुलाया है हमें, ऐसे कैसे जाओगी। मालती जी बोली, अरे अपने घर जाने में बुलावे का इंतज़ार क्यों करना। फिर प्रमोद जी ने कहा, लगता है तुम सब भूल गई हो। हाँ, मैं भूल ही गई, मुझे बहू के पास जाना है, मालती जी ने कहा। तो प्रमोद जी बोले, ठीक है, मैं राहुल से टिकट के लिए बोल देता हूँ। दूसरे दिन प्रमोद जी ने राहुल को फ़ोन लगाया और कहा, तुम्हारी माँ आना चाहती है बहू की देखभाल के लिए। इस पर राहुल ने कहा, अभी सब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है, जब डिलीवरी होगी तो मैं आप लोगों को बुला लूँगा। प्रमोद जी
को यही उत्तर की अपेक्षा थी, लेकिन मालती जी का दिल टूट गया। यही सोच रहे थे कि तभी मालती जी ने कहा, क्या बात हुई? राहुल कुछ लाने के लिए भी बोल रहा था क्या? मैं आज मठरी और गुजिया बना लूँगी। और भी कुछ बनवा कर लाने के लिए कहा है उसने? नहीं, उसने कुछ नहीं कहा और बोला कि अभी आने की ज़रूरत नहीं है, डिलीवरी के समय बुला लूँगा। प्रमोद जी ने एक सांस में कह दिया। मालती जी की सारी खुशी और उत्साह यह सुनते ही पल में शीशे की तरह चूर चूर हो गई। उस दिन से ही वो उदास और दुखी रहने लगी। बार बार बहू को देखने को जी करता, लेकिन मन मार लेती। अभी उनकी तबीयत भी नासाज रहने लगी। सबसे बड़ी बीमारी जो लग गई थी, अपनों से परायापन की समय बीतने लगा। डिलीवरी होने में अभी 1 महीना बाकी था। प्रमोद जी खाना खाने बैठ गए थे, तभी राहुल का फ़ोन आया। उसने कहा, मैं आप लोगों का टिकट करा देती हूँ, आप लोग आ जाइए। प्रमोद जी ने कहा, अच्छा कहकर फ़ोन रख दिया। इस बार उन्होंने कुछ और ही सोच रखा था। मालती जी यह सुनते ही खुश हो गई। माँ जो ठहरी, सारी तैयारी कर ली। प्रमोद जी उनकी खुशी को जानकर कुछ नहीं बोले। नियत समझकर वो बेटे के घर पहुंच गए, लेकिन इस बार तो नज़ारा बदला बदला था। बहू सास ससुर पर प्यार लुटाए जा रही थी। बेटा भी हर काम में प्रमोद जी की सलाह ले रहा था और उसने कहा कि अब आप लोग यहीं रहिए, गांव जाने की ज़रूरत नहीं। मालती जी तो फूली ना समाई, लेकिन शायद प्रमोद जी दूरदर्शी थे, इसलिए उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आए। ऑपरेशन के द्वारा रश्मि को बेटा हुआ, 1 महीने का होने को था। मालती जी ने बच्चा जच्चा दोनों की खूब सेवा की। रश्मि भी अब ठीक हो गई, उसका घाव सूख गया। दूसरे दिन प्रमोद जी ने मालती को कहा, परसों हम जा रहे हैं, इसलिए अपना सारा सामान पैक कर लो। इस पर राहुल ने कहा, परसों कैसे जाएंगे और क्यों जाएंगे? आप लोग अब यहीं रहिए, 6 महीने पर एक बार गांव चले जाइएगा। तभी रश्मि भी बोली, माँ जी मैं अकेले बच्चे को कैसे पालूंगी, फिर ऑफिस कैसे, किस पर बच्चे को छोड़कर? प्रमोद जी ने कहा, मैंने टिकट ले लिया है और हम परसों वापस जा रहे हैं। अपना घर छोड़कर कब तक यहाँ रहेंगे? ये सुन बेटा बहू दोनों गिड़गिड़ाने लगे। मालती जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि प्रमोद जी इतने कठोर क्यों बन गए। बेटे बहू की सारी कोशिश नाकाम रही। उन्हें रोकने की नियत समय पर प्रमोद जी और मालती जी रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हो गए। घर पहुंचने के बाद मालती जी ने गुस्से में पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? इस पर प्रमोद जी ने कहा, तुम इतनी ही समझो कि जब उन्हें हमारी ज़रूरत है तो वो हमें रोक रहे हैं, जब काम निकल जाएगा फिर हमारी अहमियत इन टूटी हुई कुर्सियों से अधिक नहीं होगी। मैंने जो किया